अब यहां से सुनेंगे और जहां तक मैं एंड करूंगा तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी कि मैंने क्यों कहा है कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ा झूठ है। 16 जनवरी 1946 में जब चुनाव हुआ प्रोविंशियल असेंबलीज का, तो 1585 सीटों में से 492 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थी और चुनाव मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी के बीच में था। 492 सीटें जो मुसलमानों के लिए रिजर्व थी, उसमें से 429 सीट पे मुस्लिम लीग के मुसलमान जीते, बाकी पे कांग्रेस के मुसलमान जीते और ओवरऑल रिजल्ट में कांग्रेस चुनाव जीत गई। इस चुनाव का नतीजा आ गया तो इमीडिएटली जनवरी समाप्त हुई और मार्च में ग्रेट ब्रिटेन के उस वक्त के प्रधानमंत्री मिस्टर एटली ने एक घोषणा की और उन्होंने अपनी घोषणा में कहा कि हम जल्दी ही भारत में सत्ता का हस्तांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ पावर करने जा रहे हैं। यह मार्च 1946 की घटना है और जैसे ही उन्होंने यह कहा, तत्काल 20 अप्रैल 1946 को कांग्रेस पार्टी ने एक घोषणा की और उन्होंने कहा कि हमारा नया अध्यक्ष चुना जाएगा। या नहीं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ 20 अप्रैल 1946 को। आप लोग गुजराती हैं, पहले भावुक थे, अब नहीं है भावुक, इसलिए कि आपने अपना सही पिता ढूंढ लिया है। और आपकी वे सब जगह तारीफ, ऐसा नहीं कि मैं यहां आया हूं तो मैं जहां आप नहीं भी है मैं वहां भी यही कहता हूं कि गुजरातियों में एक चीज सीखनी चाहिए कि गुजराती अगर कोई भूल 1948 में करते हैं तो 2014 में उसका प्रायश्चित कर लेते हैं। थे जिन्होंने उस वक्त भी वही बात रखी और आखिर में उन्होंने किताब लिखी और ये सारा कंटेक्स्ट उस किताब के माध्यम से बता रहा हूं। उनका नाम है आचार्य जेबी कृपलानी। आचार्य जेबी कृपलानी को उस पूरे चुनाव प्रक्रिया की देखरेख के लिए उनकी देखरेख में पेटियां खुले, गिनती हो, इसके लिए रखा गया। तो जब पेटियां खुली तो सीधे हाथ पे पिताजी, उल्टे हाथ पे सरदार पटेल और सामने फूल वाले चचा थे। अब पेटियां खुली तो 15 प्रोविंशियल असेंबली से डिब्बे खुले तो एक वोट इनवैलिड हुआ, 2 वोट एक पट्टाभी सीतारमन को मिला, 1 वोट किसी और को मिला और बचे हुए 12 वोट सरदार पटेल को मिले। अब ये कहानी आपने बहुत बार बहुत लोगों से सुनी होगी कि सरदार पटेल को 12 वोट मिले, लेकिन ये कहानी की ऑथेंटिसिटी किसी के पास नहीं थी कि किस रेफरेंस से मैं ये बात करूं। किसी की सुनी सुनाई बात से कहता तो बच्चे पूछते कि साहब ये तो वो कह रहे हैं, लेकिन इसका फैक्ट कहां है। तब ये किताब की खोज हुई और ये किताब भारत सरकार ने छापी थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिकेशन। लेकिन इस देश के राष्ट्र के शत्रु एक परिवार के चाटुकार लोगों ने उस किताब को गायब कर दिया, वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये दौर है कि अपनी बात रखिए, ईमानदारी से रखेंगे
तो देश में कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपकी आवाज सुनेगा और वो ये सोचे बगैर कि इससे मुझे कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, पुष्पेंद्र जी कौन है, किस पार्टी के हैं, किस दल के हैं। उस लड़के ने गुड़गांव से मुझसे कहा कि एक भाषण में आप ये कह रहे थे, उस किताब तो मेरे पास नहीं है, उसकी पीडीएफ मेरे पास है। उसने वो की पीडीएफ भेजी, फिर उसकी फोटोकॉपी कराई। जब उसको मैंने पूरा पढ़ लिया शब्द बाई शब्द, तब मैंने पब्लिकली ये बात कही। लेकिन धन्य है उस 15 असेंबलीज में से वो 12 कांग्रेसी जिन्होंने जिंदा रहते पिताजी की बात नहीं मानी है। इसलिए जब आप कांग्रेसियों के बारे में कुछ बोले, उस दौर में ऐसे ऐसे थे कि आज बड़े बड़े राष्ट्रवादियों के संगठन में भी नहीं मिल सकते। वो अपना काम करके गए, वो चाटुकारिता में नहीं रहे, अपना काम कर गए। उनको मालूम था एक ना एक दिन, किसी ना किसी दिन जब ये बातें खुलेंगी तो उनका कोई वंशज भी नहीं होगा, लेकिन तब भी हजारों लोग तालियां बजा के उनका स्वागत करेंगे। तो फौरन आता है कि ईवीएम हैक कर ली गई है, मतगणना के अंदर घोटाला हो गया है। जिस राष्ट्र के, जिस देश के बुनियाद में ही घोटाला हुआ हो, कि जिसको 12 वोट मिले हो, वो पार्टी का अध्यक्ष नहीं मिला, और जिसको एक भी नहीं मिला वो हो गया, फिर वहां ईवीएम हैक हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है। ये तो खुल्लम खुल्ला घोटाला हुआ, कोई नई बात नहीं। 27 अप्रैल से आगे चलिए, उसके बाद एक और घटना 1946 में घटी। वो घटना है 16 अगस्त 1946। ये घटना अगर आज का 95 करोड़ सनातनी याद नहीं रखेगा, और वो याद नहीं रख रहा है, इसीलिए कभी श्रद्धा 35 टुकड़ों में मिल रही है, कभी निकिता मारी जा रही है, कभी अंकिता मारी जा रही है, कभी कृष्ण बड़वार मारा जा रहा है, कहीं रूपेश पांडे मारा जा रहा है, क्योंकि हम पलट के पीछे नहीं देखना चाहते। क्योंकि कुछ ठेकेदारों ने कहा है, अरे इतिहास को क्यों याद रखना है, आगे बढ़ो। पता नहीं कौन सी फिलॉसफी है। 16 अगस्त 1946 इन घटनाओं को देखिए। मैंने आपको बताया जनवरी में चुनाव, उसके बाद मार्च में ट्रांसफर ऑफ पावर का फतवा जब वहां से आया एटली साहब के यहां से, और फिर कांग्रेस का चुनाव, तो तय हो गया, मुसलमानों को लगने लगा कि इस व्यवस्था के अंदर अगर वो लंबे समय तक टिके तो उन्हें अपने ख्वाबों का पाकिस्तान नहीं मिल सकता। तब उन्होंने 16 अगस्त 1946 को, जिसे आज की हमारी पीढ़ी जब गूगल सर्च करती है तो उसको कैलकाटा किलिंग के नाम से जानते हैं। 16 अगस्त 1946 को बंगाल में मुस्लिम लीग का एक चीफ मिनिस्टर बंगाल का था, जिसका नाम था हुसैन शहीद सोहरावर्दी। उसकी देखरेख के अंदर पुलिस को छुट्टी दी गई और हिंदुओं का, हिंदू महिलाओं का एक तरफा मैसेकर हुआ। 10,500 हिंदू महिलाएं, औरतें, बच्चियां बंगाल के या तो ट्रैक पे पड़ी थी, या सड़कों पे पड़ी थी, बस अड्डों पे पड़ी थी। उन लाशों को कोई देखने वाला नहीं था। उसे ग्रेट किलिंग, बंगाल किलिंग के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। ये 1946 में घटना घटी ही इसलिए थी कि उनको पता था कि अगर हमने ये नहीं किया तो पाकिस्तान, इस देश का हिंदू हमको देगा नहीं, और सत्ता कांग्रेस के पास रहेगी, और चुनाव में हमारी गिनती कम है। लिहाजा उन्होंने डायरेक्ट एक्शन करके आपको बताया। आप तब भी नहीं जीते। और फिर उस 16 अगस्त के बाद एक घटना घटी, जो मैं आपको ये पूरा बिल्डअप किया मैंने, उसके पीछे जो आखिरी घटना है वो बहुत मजे की है।
हम सब ने यही सुना है बचपन से। देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? अरे यार इसे बोलो ना, अगर झूठ था भी तो बोलो ना, तब भी तो बोलो। अब आप कोई ये नहीं पूछता। हमारे समाज में आर्गुमेंट करने की बड़ी शक्ति है। भगवान राम ने सीता जी को छोड़ा था? नहीं छोड़ा था। उन्होंने ऐसा कहा, यानी भगवान राम तक पहुंच गए हम। लेकिन हम 1946 नहीं पहुंच पाए। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने, ये सुनते सुनते अब तो बाल सफेद हो गए। लेकिन ये हमारे भाग्य में शायद लिखा होगा। इसी जलन का अंत है। इसलिए मैं तारीफ नहीं करता, मैं समाज में इन राजनीतिक लोगों के लिए एक ऐसे हालात पैदा करना चाहता हूं कि अगर सत्ता में आए तो इससे नीचे की बात मंजूर नहीं होगी। इससे आगे की बात बताओ। अगर ये है, जब तक रहे, अब कब तक रहेगा पता नहीं, जब तक रहे तब तक इस बात की वॉच रखिए कि इसने हमारे अंदर से डर, कॉम्प्लेक्स, कुंठा, इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स को कितना दूर किया। महंगे कपड़े, महंगी गाड़ी, महंगी घड़ी ने वो तो सब पहन के घूम रहे थे। चचा जान का जो फूल था वो बंगाली मार्केट से दिल्ली में हर 3 घंटे के बाद बदला जाता था। तो कपड़े पहनने से, अंग्रेजी बोलने से भारत नहीं बदला, बल्कि आपने गर्त में मिला दिया। लिहाजा आपने अगर किसी को भेजा है, वो अंग्रेजी बोलते ही नहीं है। वो इस देश के 95 करोड़ सनातनियों की भाषा बोलता है, पूरी जोर से बोलता है। इसलिए ये किसी व्यक्ति की तारीफ नहीं है, ये उस अप्रोच की तारीफ है कि जो समाज अब इतने हीन भावना, इतने इनफिनिटी कॉम्प्लेक्स में हो गया है कि जब तक वो टाई न बांधे, जब तक वो इंग्लिश न बोले, तो उसको लोग इंटेलिजेंट ही नहीं मानते थे, जेंटलमैन ही नहीं मानते थे। जो इंग्लिश में गलत भी इंग्लिश बोल रहा है तब भी कहते हो वाह क्या कितना इंटेलिजेंट आदमी। ये बीमारी हो गई हमको। हम जो जड़ थे, हम पे पत्तों ने राज कर लिया, क्योंकि हम जड़ को भूल गए। इसीलिए बार बार कहता हूं कि भारत अपनी जड़ों की तरफ लौटना शुरू कर दिया है। इसमें एक पीढ़ी, अगली पीढ़ी भी लग सकती है, लेकिन जो लोग ये चाहते हैं कि मैं, मेरे सामने ही, मुझे ही इसमें कुछ भागीदारी मिले तभी कुछ होगा, नहीं तो सब बेकार है, ऐसे लोग स्वार्थी और मक्कार लोग हैं। हम ये मानते हैं हम नहीं रहेंगे, तब भी ये मुहिम जो चली है, ये अगर चली तो फिर सनातनी हिंदू भारतवर्ष की धरती पर सिर्फ हर गली में आपको चाणक्य मिलेंगे और कोई नहीं मिलेगा। उसके लिए ये लड़ाई, ये बलिदान, ये आहुति जो जहां है वो दे। ये न पूछे कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो एमपी बन के ही कुछ करूंगा। मैं अभी भी मानता हूं कि सत्ता के बाहर रहकर जितनी बड़ी ताकत आपके पास है, सत्ता में जाने से खत्म हो जाती है। सत्ता आपको बंधनों से, नियम कानून से बांध देती है, फिर आप ऐसा भाषण नहीं दे सकते। लिहाजा मैं आज भी ये कहता हूं कि हम उस दौर में आए जिस दौर में हमने सुभाष को नहीं देखा, सावरकर को नहीं देखा, शिवाजी को नहीं देखा नहीं, न कभी चर्चा होते सुनी। लेकिन इस उम्र के इस पड़ाव से अपनी आंखों के सामने जिस आदमी को
दुनिया की ताकतों को डर लगता था, ब्रिटिश साम्राज्य को डर लगता था और कांग्रेस के चाटुकारों को डर लगता था। उन्होंने इतिहास से उसको दफन कर दिया। पहले हवाई जहाज में एक दुर्घटना की कहानी रची गई। 1958 तक सुभाष चंद्र बोस के घर की जासूसी ऑफिशियली हुई। 1968 तक आजाद भारत के आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी, इंटरनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जिस एजेंसी के पास थी उसे हम लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी कहते हैं। इससे बड़ा कोई मजाक हो सकता है? महंगे कपड़े पहन के आप अमेरिका की सड़कों पे घूम रहे हो और कोई आपसे आके सवाल पूछे कि आप उसी आजाद भारत के नागरिक हैं जिस आजाद भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को देखने वाली एजेंसी आईबी 1968 तक भारत के आंतरिक सुरक्षा की तमाम फाइल बना करके इंग्लैंड के किंग को भेजा करती थी। हम आजाद हैं। आप वही हैं जो सुभाष चंद्र बोस के ऊपर डर के मारे आपने पहले कहानी गढ़ी कि उनका उस प्लेन क्रैश में एक्सीडेंट में डेथ हो गई और 1958 तक बंगाल में उनके घर के बाहर सीआईडी उनकी जासूसी करती थी। कैसे कैसे समझौते आप लोगों ने किए और आप कहते हैं हम भारत के नागरिक हैं। कभी कभी थोड़ा थोड़ा हमें सोचना चाहिए कि हम महंगी गाड़ियों से, महंगे पैसों से, कपड़ों से भारत में कोई नहीं जानता। दुनिया आपको आज भी उसी चाणक्य वाले भारत से जानती है। उसकी इज्जत रखने के खातिर, उस तरफ लौटने के खातिर मेरा इतना ही कहना है कि हमसे भी बहुत लोगों ने कहा कि अच्छी खासी नौकरी कर रहे हो, क्या ये पागल बनने का काम कर रहे हो। हमने कहा कि कभी कभी कुछ बातें कहने के लिए पागल बनना पड़ता है। बहुत लोगों को लगता होगा कि हम ये पता नहीं क्यों कर रहे हैं। लोग अपने अपने एजेंडा ढूंढ लेते हैं, जैसे जैसे लोगों की नियत होती है उसमें से वो निकाल देते हैं। लेकिन उनको अभी तक सवाल मिला नहीं 12 साल से कि हम ये कर क्यों रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं कि हम यहाँ बैठ करके स्वामीनारायण मंदिर में हजारों युवाओं को उस गलतफहमी से, उस भ्रम से बाहर निकालना चाहते हैं। इसलिए सार्वजनिक मंचों से हमने कहा हम किसी पार्टी के दफ्तर में, किसी संगठन के यहाँ गवर्नर बनवाने और वाइस चांसलर बनवाने के लिए नहीं मिलेंगे। जब भी मिलेंगे कहीं ना कहीं 10 लोगों के सामने बोलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं है। इस रास्ते में लोग समझते हैं कठिनाई है, हाँ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, आंतरिक भी है और बाहर भी है। लेकिन इसी रास्ते में जब संध्या बेन जैसे लोग मिल जाते हैं, तूली साहब जैसे लोग मिल जाते हैं, तो देश भर में ये हिम्मत बढ़ जाती है कि ऐसे लोगों की तादाद बहुत है। लिहाजा इस 12 साल के सफ़र में कभी एक दिन ये सोचने के लिए तकलीफ नहीं हुई कि हम ये जो कर रहे हैं इसमें हम कैसे सरवाइव करेंगे। मैं नहीं जानता कि ये सब कैसे हो रहा है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ मैं अपनी मर्जी से आपके बीच में नहीं खड़ा। कोई एक अदर शक्ति है जो हमसे ये करवा रही है, हम इसे करवा। ये किस कारण से है, कैसे कारण से है, क्यों लोग, आज के लोग बड़ी बड़ी नौकरी छोड़ के ये ऐसा काम करना चाहते हैं? क्या इसको उनको नशा आ रहा है? हमको तो नशा जो है 24 घंटे रहता है। हम चाहते हैं कि ये नशा इस देश को, वो पिस्टल भी देखी, वो तमाम सारी चीजें देखी, और हम भारत में एक मुहिम चला रहे थे बहुत दिन से कि जो सुभाष चंद्र से रिलेटेड जो कागज हैं, जो डॉक्यूमेंट हैं, उन डॉक्यूमेंट को सार्वजनिक कर दिया जाए। क्योंकि दुनिया में सारे डॉक्यूमेंट अमेरिका में भी हो जाते हैं, ग्रेट ब्रिटेन में भी हो जाते हैं, एक समय के बाद उन डॉक्यूमेंट्स को सार्वजनिक कर दिया जाता है। हमारे यहाँ आज भी डर है, नहीं हो रहा। आपने जिसे भेजा उसको समझाया, उसकी समझ में आ गया, उसने डॉक्यूमेंट सार्वजनिक कर दिए। अब सार्वजनिक कर दिए
तो सारे समाज को पता चल गया। फिर हमने गली गली मोहल्ले मोहल्ले उसको चिल्लाना शुरू किया। तब हमने ये कहा कि अगर ये काम हो जाए, इसके लिए कभी मिलने नहीं गए, नेवर। क्योंकि मेरा आज मानना यह है, काम कराने के लिए प्रधानमंत्री निवास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस दौर का प्रधानमंत्री है कि कोई ढंग की बात इस देश में कहीं से भी बोल रहा हो, वो जहाज में भी यूट्यूब पे सुन लेता है। इसलिए खामखा टाइम लेना और बर्बाद करना, फिर विज्ञापन देना, ये वो तो हो सकता है कि तस्वीर छिपा दी कि हम प्रधानमंत्री के साथ मिले थे, हमारी जीवन में कभी ख्वाहिशी नहीं मिलना। जब बगैर मिले काम हो रहा है तो मिलने की आवश्यकता क्या है? इसलिए क्या मोहल्ले में रौब दिखाना है कि देखो, या एसएसपी को, पुलिस वाले को दिखाना है कि ये हमारे जानने वाले हैं? तो एक मुहिम चलाई कि इंडिया गेट, उस इंडिया गेट के ऊपर बहुत सारे लोगों को बड़ी बड़ी गलतफहमी है, उस पे जिस सैनिकों के नाम लिखे हैं वो लोग भारत की तरफ से, यानी यूनाइटेड भारत की तरफ से, ब्रिटिश इंडिया की तरफ से जिनसे भी लड़े उसमें मारे गए नाम थे, उनके नाम लिखे हुए हैं। अब उस पे हम आज भी फूल चढ़ाते हैं। वो सिपाही, वो भारतीय था, लेकिन वो ब्रिटिश इंडिया के लिए लड़ रहा था, स्वतंत्र भारत के लिए नहीं लड़ा। तब इन्होंने, आप तो 15 साल देख चुके होंगे क्या क्या करता है यहाँ, बताइए आप। तो जो वहां आपके गांधीनगर में भी एक वो बनाया है, बड़ा ऑटोमेटिक है, उसको देखने से पता चल जाता है कि दिल्ली में क्या कर रहा होगा। उस आदमी ने कुछ नहीं किया। हम इसके बारे में अपनी बात कहते रहे, मुहिम चलाई हमने, और ऐसे ही आपके बीच में बोलते रहे, यहाँ बोला, वहाँ बोला, जहाँ जहाँ हमसे हो सकता था सब जगह बोला। लेकिन हम इस जल्दी में नहीं थे कि ये क्यों नहीं कर रहा। हम ये इस मामले में वो एक ऐसा आदमी है कि उसे मालूम है कि किस बॉल को प्लेट करके रोक देना और किस बॉल पे छक्का मारना है। तो ये खिलाड़ी जो वो खेल रहा है, ये उसको, अब हमारे यहाँ दिक्कत क्या है, जो लोग लिहाफ में लेटे हुए हैं, तेंदुलकर को टीवी पे खेलते हुए देख रहे हैं, और वेस्टइंडीज का फास्टेस्ट बॉलर 150 की रफ्तार से बॉल फेंक रहा है। ये तो लिहाफ में लेटे हैं रिमोट के हाथ, और तेंदुलकर ने बल्ला चला दिया। बोले यार इसमें से छक्का मारना चाहिए था, लेटे लेटे ना बल्ला पकड़ा, ना साइकिल 10 किलोमीटर की रफ्तार से चलाई, लेकिन 170 किलोमीटर की रफ्तार से बॉल आ रही है। ये तेंदुलकर को भी ज्ञान दे रहे हैं, ये आदत है हमारी। वो लोग उसको बता रहे इसे कब करना चाहिए, उसको छोड़ दो कब करना चाहिए। आप उसको माहौल बना के खड़ा कर दो, वो उस बंधनों में बैठा है जहां जो भाषा हम बोल सकते हैं वो नहीं बोल सकता, बीच बीच में झलक दे देता है कभी कभी, तो उससे पता चलता है कि जान रहा है, तार मिला हुआ है। तब उसने इंडिया गेट के ऊपर एक दिन घोषणा की कि जो हमारे यहाँ 26 जनवरी मनाई जाती है, ये 26 जनवरी अब पहले 24 जनवरी से उसकी शुरुआत होती थी, इसने कहा ये अब 23 जनवरी से मनाई जाएगी। आधे लोग तो बेचारे इसलिए खामोश रहे कि उन्हें 23 जनवरी का पता ही नहीं था। जब रात में 2 बजे पता चला कि 23 जनवरी को सुभाष पैदा हुआ है तो स्यापा शुरू। और जब तक ये समझ पाते, यानी आप सोचिए कि स्थिति यह है कि उसने 23 जनवरी कहा, तो जो उसके विरोधी थे